बाजार बोलता है। पहले एफआईजेएस का डेटा पढ़ते हैं कि फ्राइडे को किस तरह का देखने के लिए मिला ग्लोबल इंडिसेस और साथ ही गेनर्स और लूजर्स। तो एक बार देख लेते हैं। एफआईज ने हल्के हाथ से ही सेलिंग की थी, लेकिन डीआईज ने भी हल्के हाथ से ही बाइंग की थी फ्राइडे के सेशन में, तो कोई ज़्यादा अंतर देखने के लिए नहीं मिल रहा है। एक बार देख लेते हैं ग्लोबल इंडिसेस का हाल कहाँ पर है आज ग्लोबल मार्केट्स, खासतौर से चाइना। तो सारे ग्लोबल इंडिसेस ग्रीन मार्क में बने हुए हैं, खासतौर से चाइना अच्छा चल रहा है, हैंसेंग अच्छा चल रहा है, निकाई और कोस्पी ग्रीन मार्क में है, लेकिन एज सच वहाँ पर उतनी तेज़ी नहीं देखने के लिए मिल रही है। साथ ही अगर देखें तो टॉप गेनर्स और लूजर्स उसकी लिस्ट देख लेते हैं एक बार कि कौन से काउंटर हैं जो कि अच्छा गेन दिखा रहे हैं। तो पीएनसी इंफ्रा करीब 8% ऊपर है, एमटीएनएल 5%, वाटेक वबाक 4%, कमिंस इंडिया 3% और एफसीएल करीब 2.5% ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही टॉप लूजर्स में देख लेते हैं कौन सी लिस्ट में इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा ऊपर कौन है। तो टीआई इंडस्ट्री करीब 12.5%, ज्योति सीएनसी करीब 9.5%, सफारी 6.5%, एरिस लाइफ साइंस करीब 6% और एल्कम लैब करीब 6%। तो काफ़ी कुछ काउंटर्स हैं जो कि लिस्ट में हैं और ज़्यादा गिरे हुए हैं। लेकिन ग्लोबल खबरों में सबसे बड़ी खबरों में 2-3 खबरें जो कि अगर हम देखें तो उसमें है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन से युद्ध खत्म करने की बातचीत की है और पुतिन भी युद्ध खत्म करने के पक्ष में हैं। लेकिन उनकी कुछ शर्तें हैं। वो शर्तें जाहिर सी बात है जब वो टेबल पर बैठेंगे तो वो सारी डिस्कशन होंगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को फ़ोन किया है और उन्होंने उनसे बातचीत की है। विकास सर, कैसे देख रहे हैं अगर ये युद्ध खत्म हो जाता है? क्योंकि युद्ध जब शुरू हुआ था तो हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर प्रेशर आया था और ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज को फ़ायदा हुआ था क्योंकि हमने रशिया से क्रूड काफ़ी ज़्यादा खरीदना शुरू कर दिया था। क्या अब ये रिवर्स हो जाएगा सर? नहीं, इंडिया का जो बेनिफिशियल डील तो चलते रहेगी। अब वो उतना बेनिफिट ओपन मार्केट में अगर रशियन ऑयल आता है तो टोटल प्राइस ही गिर जाएगा। तो हमें जो बेनिफिट कंपेयर टू अदर्स था वो कम हो गया, लेकिन आपका ऑयल प्राइस तो लो ही रहा। तो इसलिए हमें कोई खास प्रॉब्लम की एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए। तो फायदा ही है हमें इसमें। कोई नुकसान नहीं दिख रहा मुझे। ठीक है। अंशुल जी, कैसे देख रहे हैं चार्ट पर एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो और आईओसी? सर देखिए, प्रॉब्लम आप इनको मतलब दो भाग में डिवाइड कर लीजिए, एक अपस्ट्रीम एक डाउनस्ट्रीम। बिल्कुल मतलब जो बिल्कुल। ऑयल मार्केटिंग का, उनके लिए ये चीजें थोड़ी सी पॉजिटिव रहेंगी क्योंकि क्रूड में यहाँ से गिरावट दिख रही है। आपको याद होगा 2 हफ्ते पहले भी हमने जब 3 हफ्ते पहले हमने बात की थी कि 4 हफ्ते की कंटिन्यूस अपमूव हो गई है, क्रूड यहाँ से नीचे लग रहा है। तब क्रूड की क्लोजिंग थी $78, आज क्रूड है $71 और मैं तब से कहते आ रहा हूँ कि ये आ रहा है $62 और $62 टूटता है तो $52। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए यहाँ पे जितनी नेगेटिव चीजें हो सकती थी वो सारी खत्म हो चुकी हैं, ऐसे पॉजिटिव आएंगे। मगर ये जो रिफाइनरी कंपनी है जैसे ओएनजीसी हो गया या ऑयल इंडिया हो गया या इन टाइप की कंपनीज हो गई, इनके लिए चीज नेगेटिव रहेगी। तो एक के लिए पॉजिटिव, एक के लिए नेगेटिव। आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, इनका आप इन्वेस्टिंग करके छोड़ दीजिए क्योंकि डिविडेंड यील्ड ही आपकी एफडी के रेट से ज्यादा है। तो आप अगर नहीं भी चले 1 साल स्टॉक तो आप एफडी बराबर पैसा कमा लेंगे, और अगर 20% भी चल गए तो एफडी बराबर रिटर्न मिल जाएगा और कैपिटल 20% डेप्रिसिएशन। तो मेरे को आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल में डाउन साइड नहीं दिखती। अपसाइड 1 महीने में आएगी, 3 महीने में आएगी, कहना मुश्किल है, बट यहाँ से डाउन साइड नहीं है। तो इन तीनों स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में लेके छोड़ देना चाहिए। ठीक है, अब जानते हैं उस खबर को जिसकी वजह से आज मार्केट गिर गया। इतनी अच्छी पॉजिटिव खबरें आ रही है, युद्ध खत्म होने जा रहा है, दिल्ली में बीजेपी जीत गई, मार्केट कम से कम पॉजिटिव था। वो राजनीतिक तौर पे कितनी पॉजिटिव है नेगेटिव है वो अलग बात है, लेकिन मार्केट के लिहाज से खबर पॉजिटिव मानी जा रही थी। लेकिन जो खबर भारी पड़ी है वो है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि वो अपने पार्टनर कंट्रीज पर भी 1 या 2 दिन में टैरिफ लगा देंगे, मंडे या ट्यूसडे में, यानी कि उनकी तरफ से अनाउंसमेंट आ जाएगी। अब इसको मोदी जी के विजिट से पहले इस तरह का टैरिफ का आना ये थोड़ा सा मार्केट को डरा रहा है, और उसमें भी खास तौर से जो रेंज बताई जा रही है वो टैरिफ की वो कम से कम 10 से 20% की हो सकती है, और टैरिफ की जो अनाउंसमेंट है वो आज या कल में आ जाएगी। साथ ही अगर देखें तो टैरिफ से जो इम्पैक्ट होगा वो इंडिया के ऑटो,
मेटल और आईटी सेक्टर पर होगा। आज मेटल काउंटर बुरी तरह से टूटे हुए भी हैं, क्योंकि स्टील और एल्युमिनियम के इंपोर्ट पर अमेरिका हमेशा से कहता है कि ड्यूटी उनको लगानी पड़ेगी, क्योंकि उनकी जो स्टील और एल्युमिनियम इंडस्ट्री है वो थोड़ी सी सफ़र कर रही है। साथ ही अगर देखें तो कुछ एक कंपनीज जिनका कि अमेरिका से इन पूरे सेक्टर्स में ज़्यादा काम है, संवर्धना, मदरसन, भारत फोर्ज, एमएम फोर्जिंग्स। अगर ऑटो कंपनीज को भारत को इंपोर्ट ड्यूटी घटानी पड़ती है तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। साथ ही अगर देखें तो आईटी कंपनियां इसीलिए प्रेशर में, क्योंकि अमेरिका की कोई भी ड्यूटी या बिजनेस के डेफिसिट को कम करना उनकी तरफ से, ये आईटी कंपनीज को थोड़ा सा परेशान कर सकता है। विकास सर, कैसे देख रहे हैं ये सारी खबरें, क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाते हैं अपने पार्टनर कंट्रीज के लिए तो इसमें मोदी जी के पास बार्गेनिंग पावर क्या होगी जब वो वेडनेसडे थर्सडे में अमेरिका पहुंचेंगे और बात करेंगे? बार्गेनिंग पावर हमारे पास सबसे स्ट्रांग है कि हमें डिफेंस परचेजेस जो बजट है हमारा वो बहुत बड़ा है, राइट। और वो हम डोमेस्टिक में तो यूज कर ही रहे हैं, पर बहुत सारी चीजें हम अभी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो हमारे पास फ्रांस है, रशिया है और यूएस है, ये ऑप्शंस टिपिकली होते हैं। और इस बजट को आप, जो आपका हैवी ड्यूटी डिफेंस बजट है, इसको आप एज ए नेगोशिएटिंग यूज कर सकते हैं। और यूएस काफ़ी स्ट्रांगली चाहता है कि हम रशिया से थोड़ा कम परचेजेस करें और यूएस से बढ़ाएं। और तो ये एक नेगोशिएटिंग चिप है हमारे पास, बहुत स्ट्रांग। और इसमें थोड़ा स्ट्रेटेजिक फ्लेवर भी है। सिर्फ इतना नहीं है कि भाई आप कितना अमाउंट यूज कर रहे हो, जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट है, छोटा अमाउंट नहीं। लेकिन उसके साथ में ये लॉन्ग टर्म चीजें हैं। और जो क्वाड और दूसरे स्ट्रेटेजिक ग्रुपिंग्स की बात होती है, वहां पे ये आता है। तो उस हिसाब से आपके पास एक स्ट्रांग नेगोशिएटिंग चिप बता तो है। देते भाई। सेकेंडली, जो एआई वाली बात है आईटी की, तो हम मर्जी से ऐसा चलो। फीलिंग है कि इंडिया लोगों को भेजना चाहती है यूएस में। वो एक चीज है। लेकिन वेदर हम H1B और उस पे इंडिया सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को भेजना चाहें या वहां से काम आए, उनको वो काम आउटसोर्स करना कंपलसरी है। उनके पास इतनी मैन पावर नहीं है जिस स्केल पे काम की जरूरत पड़ेगी, अब जब एआई वॉर चाइना और यूएस का शुरू हो चुका है। तो उसमें चाइना के इंडिया उनके साइड में रहे तो ये बेहतर है। तो ये दो तीन नेगोशिएटिंग, और हमारे पास जो बहुत बड़ा मार्केट है वो तो है ही, कि अगर यूएस कंपनीज को एक्सेस चाहिए है, वो एक बार्गेनिंग चिप है। तो ये तीन चीजों पे आई थिंक काम होगा नेगोशिएशन का। ठीक है अंशुल जी, अगर ये दो तीन कंपनियां मैं खास तौर से लूँगा, भारत फोर्ज जो कि ट्रक्स के लिए काफ़ी कुछ बड़े पार्ट्स सप्लाई करती है अमेरिका में, संवर्धना, मदरसन, यहाँ पर भी इनका अमेरिका का काफ़ी एक्सपोजर है, क्योंकि ऑटो को लेकर सबसे ज़्यादा टेंशन हो रही है। आईटी कंपनियां थोड़ी स्मार्टली प्ले कर लेती हैं, और आईटी कंपनीज में भी हालांकि थोड़ा सा प्रेशर तो है आज आईटी इंडेक्स में। किसी का चार्ट खराब लग रहा है बिग आईटी में या इन ऑटो कंपनीज में? सर, भारत फोर्ज और मदरसन दो स्पेसिफिकली आपने बात की, दोनों के चार्ट मेरे को खराब लग रहे हैं। भारत फोर्ज में ऑलरेडी हम लास्ट बजट से डिस्कस करते आ रहे हैं, जब ये 1800 रुपये के आसपास था, कि 1056 और 908 के टारगेट दिख रहे हैं। दूसरा मदरसन में हमने टारगेट डिस्कस किए थे 133, 122 और 160। 133 का टारगेट तो अचीव हो गया है, अब 122 और 107 रुपये तक नीचे आ सकता है। दूसरा आईटी में मेरे को बहुत ज्यादा कोई खराब नहीं लग रहे हैं, और ऑटोज में मारुति काफी अच्छा लग रहा है। बाकी स्टॉक्स में डाउनसाइड तो नहीं लग रही है, लेकिन बहुत ज्यादा अपसाइड भी नहीं लग रही है। दूसरी चीज जो थोड़ा सा ये आप डिस्कस कर रहे थे, ट्रम्प इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाने, और ये देखिए नेगोशिएशन का तरीका है कि आपको अगर चम्मच चाहिए है ना, तो आप पूरा कटलरी सेट ही पे दावा ठोक दो कि ये मेरा है। तब नेगोशिएशन इस पे नहीं होगा कि चम्मच चाहिए कि नहीं चाहिए, तब आप कटलरी सेट बचाने के लिए एक की जगह दो चम्मच भी सेक्रीफाइस कर दोगे। तो टेस्ला को जो इंडिया में एंट्री मिलने में दिक्कतें हो रही हैं, और इलन मस्क अब मेजर स्टेक होल्डर हैं ट्रम्प सरकार के, तो कहीं ना कहीं दूसरी जगह ऐसी चोट करो कि आदमी वहां नेगोशिएशन में मतलब हार्ड नेगोशिएशन करे, और लास्ट में आप बोलो चलो ठीक है मैं ये आपको दे दे रहा हूँ, टेस्ला को इंडिया में एंट्री मिल जानी चाहिए। तो ये अगर आप थोड़ा सा बिटवीन द लाइंस पढ़ना सीख जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि ना ऑटो पे इसका ज्यादा इफेक्ट आएगा, ना आईटी पे ज्यादा इफेक्ट आएगा। केवल ये होगा कि नेगोशिएशन में भाई भाई वही हो जाएगा, इंडिया अमेरिका भाई भाई इनको एंट्री दे दो। तो उतने के लिए इतना ज्यादा ये सब चीज किया जा रहा है कि नेगोशिएशन
उस राउंड पे आप आउटराइट मना कर दो। इससे अच्छा यहाँ पे इतना ज्यादा प्रेशर डाल दें कि आप यहीं पे नेगोशिएशन में अपनी पूरी एनर्जी ड्रेन कर लो, लास्ट में वहां आपको हाँ करना पड़े। ठीक बात है। तो यहाँ पर अमेरिका बहुत अच्छी बार्गेन पावर में आने की कोशिश कर रहा है और उसका इम्पैक्ट है भारतीय बाज़ार पर। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी 12 फरवरी को अमेरिका पहुंच जाएंगे और 13 फरवरी को उनकी डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग भी होगी। मीटिंग में एलन मस्क जैसे बड़े उद्योगपति भी शामिल होने की बातें हो रही हैं। मीटिंग में भारत के इम्पोर्ट ड्यूटी घटाने पर भी बातचीत होगी, क्योंकि भारत ने कुछ एक पार्ट्स पर तो इम्पोर्ट ड्यूटी घटाई है, ख़ास तौर से 1600 सीसी के प्रोडक्ट्स पर जो बाइक्स हैं उन पर घटाई थी इस बजट में। साथ ही जो फिशिंग इंडस्ट्री है उसके लिए जो रॉ मटेरियल होता है, जो फीड स्टॉक होता है, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाई थी। तो कुछ और प्रोडक्ट्स पर अमेरिका शायद फोर्स कर सकते हैं इंडिया को इंपोर्ट ड्यूटी घटाने के लिए। साथ ही अमेरिका से डिफेंस और पावर के जो इक्विपमेंट हैं उनको खरीदने पर भी बात की जा सकती है, उसके लेकर कुछ एग्रीमेंट्स या करार साइन किए जा सकते हैं। विकास सर, कैसे देख रहे हैं हम, क्योंकि इंडिया डिफेंस जहां पर कि मेक इन इंडिया की बात करता है, वहां पर अमेरिका बोल रहा है कि आप हमसे डिफेंस इक्विपमेंट खरीदें। ये एक सेटबैक के तौर पर देखा जाएगा अगर ऐसा कुछ एग्रीमेंट होता है इंडिया अमेरिका का डिफेंस को लेकर, या इसको एक अभी भी अपॉर्चुनिटी रहेगी इंडियन डिफेंस सेक्टर में? नहीं नहीं, ये सेटबैक का कोई सवाल ही नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट, और ये पहले भी ट्रम्प खुद कह चुके हैं कि भाई इंडियन टीम इज एक्सट्रीमली हार्ड नेगोशिएटर हैं ये लोग, तो ये आराम से मानते नहीं है हमारी बातें। तो वो नहीं होने वाला है। इंडिया अपने डिफेंस पे कुछ नहीं छोड़ेगा। ये हो सकता है कि हम डायरेक्ट खरीदने के बदले में डायरेक्ट खरीदेंगे, बट आप यहाँ पे एफडीआई कीजिए, जॉइंट वेंचर कीजिए इंडिया में और प्रोडक्शन कीजिए ग्लोबल भेजने के लिए। तो इंडिया में प्रोडक्शन होगा, इंडिया भी खरीदेगा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को भी बेचा जाएगा। अब वो फुल 100% एफडीआई माना जाए या जॉइंट वेंचर, ये एक अलग वो देखेंगे हम क्या होता है फाइनली। ठीक है। तो हमें कोई नुकसान नहीं है, प्रॉब्ली फायदा हो सकता है। अच्छा, तो हमें सर फायदा कैसे होगा? फायदा अगर एफडीआई आएगा, जैसे ओके। कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ में, तो अगर इंडियन कंपनी और एक यूएस कंपनी इंडिया में एफडीआई करेगी, जॉइंट वेंचर करेगी, प्रोडक्शन फॉर इंडिया और ओके। प्रोडक्शन फॉर एक्सपोर्ट्स टू अदर कंट्री, तो ये तो फायदा ही हुआ हमें ना। ठीक है, बिल्कुल। अंशुल जी, कोई डिफेंस काउंटर या पावर काउंटर जिसके चार्ट आपको ठीक लग रहे हो, या थोड़ा सा आपको लग रहा है कि यहाँ पर सर प्रेशर है, तो अगर कोई पे या ट्रेड करना चाहे कि प्लस माइनस दोनों, या किसी साइड पर एक तरफ प्ले करना चाहे, क्योंकि आज मार्केट 600 पॉइंट नीचे भी है तो माल सस्ता भी मिल रहा होगा, कुछ है? तो देखिए, अगर थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं और रिस्क एपिटाइट है, मतलब मेरे स्टाइल का अगर आप प्ले करते हैं कि थोड़ा सा रिस्क, मतलब इस पॉइंट पे ले लिया, 5-7% स्टॉप लॉस कट गया, तो अगली ट्रेड में हम 15% निकाल लेंगे। अगर उस टाइप का रिस्क एपिटाइट है तो अदानी पावर आपको लेना चाहिए। मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है ये अदानी में प्रोबेबली 2-3 हफ्ते निकलने के बाद किसी भी दिन मूव आता हुआ दिखेगा पूरे अदानी ग्रुप में। इतना टाइटली इक्वाइल्ड है, इतना टाइट वॉल्यूम हो चुका है कि अदानी में अब फटने के लिए तैयार है, जिसको हम कहते हैं ना, इतना प्रेशर हो चुका है कि अब ये एकदम से स्प्रिंग फटेगी। तो मैं अदानी पावर पे, अगर कोई एग्रेसिव रिस्क टेकर है तो ही अदानी पावर बाई करे, नहीं तो फिर आप एक काम कर सकते हैं, आप ब्रेकआउट पे बाई कर सकते हैं। अदानी जैसे ही अदानी पावर 513 रुपए निकलेगा, मैं अपने क्लाइंट्स को बाई रिकमेंड करना स्टार्ट कर दूंगा। जो एग्रेसिव है उनको तो ऑलरेडी यहीं से हम कर रहे हैं कि 490 आ गया, आप लेना स्टार्ट कर दो। बट जिनको थोड़ा सा एग्रेसिव, मतलब मोमेंटम प्ले करना है कि लेते ही से फटाफट एटलीस्ट छोटी मूव मिल जाए, तो उनके लिए 513 का टारगेट लगा है। 513 निकलते ही से अदानी पावर में बेहतरीन हम बाइंग स्टार्ट कर देंगे। तो पावर सेक्टर में ये एक स्टॉक है मेरी फोकस वॉच लिस्ट में, कि 513 निकलने के बाद मैं बहुत एक्टिवली इसमें बाइंग स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो अंशुल जी अदानी पावर में बाइंग स्टार्ट करेंगे, और सर को लगता है कि डिफेंस में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है। साथ ही चीन में महंगाई दर 5 महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है, क्योंकि लुनार फेस्टिवल था तो उसकी वजह से जो प्री फेस्टिव बाइंग होती है उसकी वजह से इन्फ्लेशन वहां पर 0.5% है। दिसंबर में जो इन्फ्लेशन था वो 0.1% था। तो चाइना की महंगाई दर से अभी कोई ऐसी सच घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ डोमेस्टिक खबरों की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली में बीजेपी की जीत से सेंटीमेंट थोड़ा पॉजिटिव हुआ है। फ्रीबीज की राजनीति पर जो ब्रेक लगने की बातें हो रही थी उसके आसार दिख सकते हैं। विकास सर, कैसे देखें? क्योंकि अगर हम देखें तो जिस तरह से हमने देखा कि फ्रीबीज को लेकर ख़ास तौर से काफ़ी कुछ राजनीति हुई है, और
उससे अब एक तरह से मुक्ति मिल गई है। एक सबसे बड़े जहां पर फ्रीबीज को लेकर सबसे बीजेपी को अभी तक एंट्री करने में दिक्कत हो रही थी पिछले 10 सालों से, वहां पर उनकी जीत हुई है। कैसे देखेगा मार्केट इस चीज को? तो एक तो ये सीक्वेंस में देखें भाई, नेशनल इलेक्शन हुआ था तब काफी नेगेटिविटी हो गई थी, और उसके बाद जो हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली, तो एक सीक्वेंस में बीजेपी को जीत मिली है। तो उससे थोड़ा सेंटिमेंट स्ट्रांग हुआ है कि भाई गवर्नमेंट स्टेबल है, नेशनल गवर्नमेंट स्टेबल है ना। तो ये एक अच्छी चीज हुई है। फ्रीबीज की राजनीति खत्म हुई है ये बोलना अभी कंक्लूड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो तो उन्होंने फ्रीबीज पे compete करवा दिया था। तो अब वो तो देखना पड़ेगा आगे कि भाई फ्रीबीज कम होती है या नहीं। लेकिन फ्रीबीज प्लस डेवलपमेंट की राजनीति एटलीस्ट चलने लगी है, ये कहा जा सकता है। ठीक है अंशुल जी, कोई अदानी पावर आपने बताया सर, वैसे तो अदानी स्टॉक्स पे ही आप पूरे बुलिश हैं, लेकिन मैं पावर कंपनीज में जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज थी या जो कि दिल्ली में या मुंबई में इस तरह की जो पावर बेचती थी, क्योंकि बिजली के बिल वगैरह सस्ते कर रखे थे, कुछ लग रहा सेंटिमेंटल इम्पैक्ट रिलायंस इंफ्रा, आर पावर, टाटा पावर जैसी कंपनीज पर? सर रिलायंस इंफ्रा को अच्छा लग रहा था, लेकिन प्रॉब्लम ये एडीएजी में मैं जनरली बाई नहीं देता हूँ। केवल एक टेक्निकल ब्रेकआउट था तो हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया था। आज सुबह हमारा 10% ऊपर का टारगेट अचीव हुआ है, तो आज सुबह ही मैंने ऑल टारगेट डन प्रॉफिट बुकिंग दिया है। तो यहाँ से भी फ्रेश बाई तो नहीं बन रहा है, बट ऑन द डिप्स अगर ये अपना 50 डे मूविंग एवरेज 274 प्रोटेक्ट करता है तो फिर ऊपर में 328 340 तक के टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। और 1 मिनट का समय अगर आप देंगे तो ये फ्री बी वाले पे मैं थोड़ा सा जी आपको एक बिल्कुल चीज। बिल्कुल, बताइए बिल्कुल सर। देखिए सर, फ्री बी तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब हम ये बीजेपी, हम मैं उसको हार ही मानता हूँ, लोकसभा में आप बहुमत नहीं ला पाए, तो आपकी हार की सबसे बड़ी वजह फ्री बी नहीं थी। आपकी हार की सबसे बड़ी वजह थी मिडिल क्लास सेगमेंट, जिसका मोह थोड़ा सा आपसे भंग हुआ था। और ये चीज पिछले 7-8 महीने में गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से रियलाइज की है। और दिल्ली चुनाव जो आपको याद होगा, चुनाव के पहले भी आप पूछ रहे थे तो मैं एक ही चीज पे बार बार बोल रहा था कि जो आखिरी बॉल पे छक्का मारा है ना 12 लाख रुपए का, ये दिल्ली चुनाव अपने फेवर में ले गए, और आपने देखिए रिजल्ट भी उसी तरीके के आए हैं। ये चीज अगर मेरे को बिहार चुनाव के आसपास मिडिल क्लास सेंट्रिक चीजें अगर अनाउंसमेंट्स देखने के लिए मिली, तो आप मान के चलिए कि जो एक 5 साल का ट्रेंड चला था मध्य प्रदेश के चुनाव जीतने से लेके बाकी विधानसभा चुनाव जीतने तक, कि महिलाओं को टारगेट करते हुए स्कीम बनाओ, महिलाएं आपकी डेडिकेटेड वोटर हो जाएंगी। तो शिवराज सिंह चौहान ने 2005, 6, 7 में महिलाओं को स्कीम लाके दी थी। 2025-24 तक महिलाओं ने उनको वोट दिया, स्कीम आई थी, स्कीम आने के 20 साल बाद तक। तो स्कीम अनाउंस करना और उसको कंटिन्यू रखना दो अलग चीजें। तो बीजेपी अनाउंस करने के साथ कंटिन्यू भी रखती है। तो अगर ये मान के चलते हैं कि ये महिलाओं की जो या लोअर लेवल की जो फ्री बीज अनाउंस हुई हैं, ये कंटिन्यू करेंगे। अब नया चाहिए कुछ आपको। 40% वोट बेस आपके पास है, 40 का बिल्कुल 50 करके आप मेजोरिटी ला सकते हो, मतलब 2/3 बहुमत ला सकते हो। अब ये मिडिल क्लास अगर बिहार इलेक्शन के पास इसके सेंट्रिक अगर स्कीम्स बिल्कुल आती हैं, मान के चल रहा हूँ कि सेंट्रल में गवर्नमेंट बहुत मजबूत रहेगी। बिल्कुल। तो यहाँ पर फ्रीबीज पर भी बात कर ली है, लेकिन अब एक इम्पॉर्टेंट खबर जो कि इस वीक में देखने के लिए मिलेगी वो हुआ इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा और आईआईपी डेटा। बुधवार को दोनों डेटा आ जाएंगे। इन्फ्लेशन रेट गिर सकती है, 5.22% से गिर के 4.7% रह सकती है। वहीं आईआईपी भी गिर सकता है, आईआईपी ग्रोथ भी 5.2% से गिरकर 4.1% रहने की बात है। विकास सर, कैसे देख रहे हैं? इन्फ्लेशन कम होगी, और अगर इन्फ्लेशन कम होगी और आईआईपी भी कम होगी तो आरबीआई पे ऑफ कोर्स प्रेशर होगा कि आपको ग्रोथ भी पटरी पर लानी है, और इन्फ्लेशन आपके पास कम हो ही रही है, तो आप और रेट कट कर सकते हैं। आप कितना एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले समय में रेट कट और हो सकते हैं? देखिए, आरबीआई तो रेट कट करना चाह रही है बहुत दिनों से, और अभी आगे भी वो इंटरेस्ट रहेगा, और नंबर्स भी अगर सपोर्ट कर रहे हैं। अब इसमें चैलेंज सिर्फ आता है फॉरेन फॉरेन एक्सचेंज रेट का। तो आईएनआर यूएसडी में जो आईएनआर गिरते जा रहा है, और आप अगर रेट कट करते हो तो वो आईएनआर को और गिराता है। ठीक है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट रेट कम है तो मनी आउटफ्लो होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है आरबीआई को। नहीं तो इस साल में 2-3 रेट कट होने चाहिए थे, लेकिन इस एक्सचेंज रेट के चक्कर में बोलना बहुत मुश्किल है कि कितना फास्ट कर पाएगी आरबीआई।
ठीक है, बहुत बड़ा चैलेंज। बिल्कुल। अंशुल जी, कोई काउंटर है बैंकिंग सेक्टर में जो आपको लग रहा है कि ठीक है चार्ट पर सर यहाँ पर बेट लगाई जा सकती है? क्योंकि मैं जो दूसरी खबर, चलिए पहले दूसरी खबर बता देता हूँ, फिर बैंकिंग सिस्टम के लिए और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। बैंकिंग सिस्टम में आरबीआई और लिक्विडिटी डाल सकता है, ये आरबीआई गवर्नर ने शनिवार को बोला है, क्योंकि उन्होंने बोला कि जो ओएमओ था, अभी जो ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए आरबीआई ने हाल में ही 60,000 करोड़ रुपए डाले थे, जिसमें कि उन्होंने 30 जनवरी को पहली ट्रांच में 20,000 करोड़ रुपए की बॉन्ड बाइंग की। उसके बाद 13 फरवरी को दूसरी बॉन्ड बाइंग होनी है 20,000 करोड़ की, और 20 फरवरी को होनी है 20,000 करोड़ रुपए की बॉन्ड बाइंग, जिससे कि मार्केट में बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी आ जाएगी। लेकिन उन्होंने उसके अलावा बोला है कि हम और लिक्विडिटी बैंकिंग सिस्टम में डालने के लिए तैयार हैं जब भी जरूरत होगी। और ये माना जाता है कि मार्च में जब एडवांस टैक्स को लेकर जब कंपनियों पर एक प्रेशर होता है, आम आदमी पर, बड़े बिजनेसमैन पर प्रेशर होता है कि वो थोड़ा सा जल्दी एडवांस टैक्स भरते हैं, तो उस समय पर लिक्विडिटी अक्सर कम हो जाती है बैंकिंग सिस्टम में। तो उस समय पर लिक्विडिटी इन्फ्यूज करने के लिए आरबीआई ये कदम उठा सकता है। हालांकि मॉर्गन स्टैनले ने भी ये कहा है कि अप्रैल में 25 बेसिस पॉइंट और रेट कट आरबीआई कर सकता है। अंशुल जी, कोई लगता है बैंकिंग काउंटर, जो कि ठीक है आज गिरावट है, कोई बात नहीं, डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की बात है, लेकिन है कोई काउंटर जिसमें कि दम दिखा सके वो? सर आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि बाउंस बैक प्ले करने के लिए आपके लिए इंडसइंड बैंक बहुत अच्छा है। 968 से 1092 आ चुका है। तो अगर ये 1095 निकालता है तो फिर 1162 रुपए, 1166, ये गैप का लोअर एंड है। तो 1095 निकलता है तो 1166 आ सकता है। तो ये पहला काउंटर है। दूसरा काउंटर जो आउटराइट अभी इमीडिएट खरीदना है अगर आजकल के लिए, तो एक्सिस बैंक 20 और 10 डे मूविंग एवरेज बेरिश क्रॉसओवर से बुलिश क्रॉसओवर आ रहा है और स्टॉक उसको रिटेस्ट करने आ रहा है। तो आउटराइट अगर आज ही खरीदना है तो एक्सिस बैंक बहुत बेहतरीन लग रहा है। और अगर एक दो दिन वेट कर सकते हैं और बढ़िया ट्रेड प्ले करना है तो 1095 निकलने दीजिए। पहला राउंड कंप्लीट हो चुका है 1095 के ऊपर, सेकंड राउंड बाइंग इंडसइंड बैंक में। और ये सेकंड राउंड जो है ना, ये ज्यादा तेजी से 1166 की तरफ बढ़ेगा। तो मुझे अगर खरीदना होता तो मैं एक दो दिन रुक के इंडसइंड बैंक खरीदना ज्यादा पसंद करता। ठीक है, इस समय 1000 से ज़्यादा लोग लाइव देख रहे हैं, और आई वुड रिक्वेस्ट अपने दर्शकों से कि फटाफट से अपने सवाल भेज दीजिए। बस हम 5 मिनट में आज सिलसिला शुरू कर रहे हैं, क्योंकि खबरें काफ़ी ज़्यादा हैं, तो हमें थोड़ी सी खबरें और डिस्कस करनी है। लेकिन अंशुल जी हमारे साथ रहेंगे पूरे 1.5 घंटे, तो आप अपने सवाल भेजते रहिए ताकि अंशुल जी से हम आपके सवाल ले सकें। आगे बढ़ते हैं अगली खबर पर। अगली खबर है फार्मा एक्सपोर्ट को लेकर, जहां पर कि बेन कंपनी ने कुछ एजेंसीज के साथ, इंडियन एजेंसीज के साथ, फार्मा एजेंसीज के साथ एक मिलकर रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें उन्होंने कहा कि 2030 तक फार्मा का जो एक्सपोर्ट होगा इंडिया का, वो 27 बिलियन से बढ़कर 65 बिलियन डॉलर हो जाएगा, यानी कि डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा। और उन्होंने 2047 तक के तो आंकड़े बड़े ज़बरदस्त दिए। उनका मानना है कि फार्मा एक्सपोर्ट इंडिया से करीब 350 बिलियन डॉलर का होने का अनुमान है। दैट मीन्स कि यहाँ से मोर देन 10 टाइम्स, मतलब 10-11 टाइम्स हमारा फार्मा एक्सपोर्ट हो जाएगा। उनका कहना है कि एपीआई एक्सपोर्ट करीब 5 बिलियन डॉलर से बढ़कर 90 बिलियन डॉलर का हो जाएगा। और भारत का भी अगर देखें तो दुनिया भर में 11th पोजीशन है एक्सपोर्ट मार्केट में। विकास सर, कैसे देखें बिग फार्मास्यूटिकल कंपनीज को, क्योंकि अगर फार्मास्यूटिकल का एक्सपोर्ट बढ़ता है तो आपको क्या लगता है किस निश सेगमेंट में लगता है कि ज़्यादा फायदा होगा? और लगता है कि फार्मा कंपनियों का भविष्य कैसा लगता है आपको, उज्जवल है या अभी ठीक है? तो इसमें एक पॉइंट जो हमारा ट्रम्प वाले डिस्कशन में और आना चाहिए था, वो फार्मा का ही है। हेल्थ केयर कॉस्ट उसको ट्रम्प को वो चाहते हैं कि कम हो यूएस की। बिल्कुल। तो उनका तरीका अलग है, डेमोक्रेट्स का तरीका अलग है। और इसमें इंडिया से सस्ती फार्मा बाय करने का डेफिनेटली उनके दिमाग में है। तो ये एक ऑप्शन है कि इंडिया से और परचेजेस बढ़ाई जाएगी, और इस परचेजिंग के अगेंस्ट में वो लेवरेज करेंगे कि भाई आप कुछ और खरीदो। तो सेकंड, आपने न्यूज देखा होगा कि भाई चाइना से लाइसेंसिंग बहुत बढ़ गई है न्यू फॉर्मुलेशंस की। तो वो भी एक डिपेंडेंसी अब ना कि सिर्फ एपीआई पे डिपेंडेंसी, पर अब नए ड्रग लाइसेंसिंग भी चाइना से बढ़ रही है। तो उन्हें वो डाइवर्सिफाई करना है, China+1 करना है। उसके लिए एक ही ऑप्शन है वर्ल्ड में जो बहुत ही स्ट्रांग और लार्ज मैन्युफैक्चरिंग बेस और एक्सपर्टीज वाली कंट्री है, वो इंडिया है। तो इंडिया के साथ ये लॉन्ग टर्म फार्मा एग्रीमेंट्स के चांसेस हैं। इसी डील में तो नहीं दिखेगा ये सब, लेकिन ये पॉइंट्स जरूर क्रॉप अप होंगे।
और इंडिया के लिए फेवरेबल होना चाहिए ऑन फार्मा साइड। ठीक है, तो फार्मा सेक्टर के लिए ये पॉजिटिव ही रहेगी खबर। अंशुल जी, कोई फार्मा सेक्टर में काउंटर दिख रहा है आपको ऑन चार्ट्स जो ठीक लग रहा हो आपको? सर फार्मा में सिप्ला थोड़ा ठीक लग रहा है, अगर आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर प्ले करना है, इंट्राडे या शॉर्ट टर्म ट्रेड नहीं है। सिप्ला जैसे 50 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करेगा, वीकली चार्ट पे जो एक फॉलिंग चैनल है उसका ब्रेकआउट आ जाएगा, तो एक बार 1480 निकलने 1480 1485 निकलने दीजिए, फिर ये नया ऑल टाइम हाई बना देगा 1700-1750 रुपये। ठीक है अंशुल जी, अगला काउंटर है बीईएल। इस पर जरा अपना व्यू बता दीजिए, क्योंकि बीईएल को एक 642 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला और इस पूरे साल में अभी तक कंपनी को 10,893 करोड़ के ऑर्डर मिल चुके हैं। कैसे लग रहा है सर बीईएल ऑन चार्ट? सर चार्ट पे एटलीस्ट ये सबसे कम वीक लग रहा है, बट वीकनेस इसमें भी है। 267 के सपोर्ट से तीसरी बार बाउंस किया है, 3 बार के बाद कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस वीक हो जाता है, तो नेक्स्ट टाइम में जब 267 257 टूटेगा तो 229 रुपये 43 पैसे का जो स्विंग लो है वीकली चार्ट पे, जो आपके लोकसभा इलेक्शन के टाइम में बना था, वो लो टेस्ट होते हुए दिख रहा है। बट आउट ऑफ ऑल, अगर जब भी आपने मुझसे बात की है, बीईएल मेरे को रिलेटिवली अच्छा काउंटर लगा है। तो इसमें जब डाउन मूव खत्म हो जाएगी और बेस बनना स्टार्ट होगा, तो यही वो सबसे पहला काउंटर होगा जो नया ऑल टाइम हाई बनाएगा। एचएएल और ये बीडीएल, ये मेरे को अगले 5 7 8 साल तो नहीं दिखते हाई बनाते हुए, बट बीईएल में जरूर 229 के बाद जब स्टेबिलिटी आएगी तो 2 3 साल में नया ऑल टाइम हाई बना सकता है। तो ये काउंटर है जो ठीक लग रहा है, बट फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए 229 का टारगेट दिख रहा है मेरे को। ठीक है, कुछ एक रिजल्ट्स पर भी बात कर लेते हैं। शिपिंग कॉर्पोरेशन, यहाँ पर रिजल्ट्स आए हैं। रेवेन्यू डाउन हुआ 1.9%, नेट प्रॉफिट डाउन हुआ 44%, एबिटा डाउन हुआ 14%, एबिटा मार्जिन्स भी डाउन हुए करीब करीब 400 बेसिस पॉइंट, 31.1 से 27.2% के एबिटा मार्जिन्स देखने के लिए मिले हैं। आज काउंटर 5% नीचे भी है। विकास सर, शिपिंग शेयरों में आपका आउटलुक, क्योंकि शिपिंग कंपनीज के लिए एक अच्छा समय आया था जब इजराइल हमास का युद्ध शुरू हुआ और इंटरनेशनल मार्केट में रेड सी क्राइसिस की वजह से शिपिंग रेट्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ गए थे, तो काफ़ी अच्छे इनके रेवेन्यूज़ और प्रॉफिट बढ़े थे। अब चूंकि युद्ध खत्म हो गया, हमने देखा कि बाल्टिक डाई इंडेक्स में भी गिरावट देखने के लिए मिली, जो कि एक इंडिकेटिव रेट होता है शिपिंग कंपनीज के लिए। वहाँ पर इंडेक्स आधा ही रह गया पिछले कुछ महीनों में। कैसे देख रहे हैं सर शिपिंग सेक्टर का भविष्य? ये तो है ही, साइक्लिकल सिचुएशन है और इसमें बहुत केयरफुल होके ही ट्रेड करना चाहिए जो समझते हैं साइकिल्स को। तो शिपिंग तो चीपर होगी, शिपिंग कंपनीज के लिए नुकसान है, बाकी सबके लिए, ट्रेडिंग कंपनीज के लिए अच्छा है कि भाई आपकी शिपिंग कॉस्ट कम हो रही है तो आपकी टोटल कॉस्ट कम हो रही है। बट उधर तो बहुत केयरफुल होके ही लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए जो समझते हैं इस सेक्टर को। ठीक है अंशुल जी, शिपिंग कॉर्पोरेशन का चार्ट कहाँ लग रहा है सर? देखिए एससीआई में वीकनेस है सर, एससीआई में काफी वीकनेस है, और मेरे को लग नहीं रहा है इस स्टॉक में बहुत जल्दी कोई बाउंस बैक आएगा, बल्कि गैप के साथ ये 181 के सपोर्ट के नीचे खुला है। तो जो पुराना टारगेट हम डिस्कस कर रहे हैं 162 का, वो प्रोबेबली 2 3 हफ्ते में अचीव हो जाएगा। 162 मेरे को लग नहीं रहा प्रोटेक्ट होगा, जितने वॉल्यूम्स हैं उस हिसाब से ये 129 128 की जोन टेस्ट होती हुई दिख रही है। जी, अगला काउंटर एनएचपीसी। हमारे दर्शक रोज सवाल पूछते हैं एनएचपीसी पर, बहुत दर्शक फंसे हुए हैं। मैं इसलिए इसके नतीजे कंसीडर भी कर रहा हूँ फटाफट से लेने के लिए कि रेवेन्यू इसका 11% बढ़ा, लेकिन नेट प्रॉफिट 52% गिर गया, और एबिटा भले ही 36% बढ़ा हो, एबिटा मार्जिन्स भी बढ़े हो, लेकिन इस कंपनी में प्रॉब्लम ये आई है कि इसके वन ऑफ्स इस बार काफ़ी हैं। अदर इनकम में कमी हो गई थी, उसके कुछ वन ऑफ की वजह से अदर इनकम कम हो गई थी। इंटरेस्ट कॉस्ट अचानक से बढ़ गई, उसमें भी कुछ वन ऑफ्स आए, एक्सेप्शनल आइटम आए, जिसकी वजह से इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ गई। तो ऑपरेशनल फ्रंट पे रिजल्ट ख़राब नहीं है, लेकिन जो सेकंड जो फेस होता है उसमें थोड़े से रिजल्ट्स वीक आए हैं। वैसे भी अगर हम देखें तो जो हाइड्रो कंपनियाँ होती हैं उनका ये वाला क्वार्टर उतना स्ट्रांग नहीं होता है। ये यहाँ से लेके अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी फरवरी मार्च, ये थोड़ा सा क्वार्टर वीक रहता है। क्यों? क्योंकि पहाड़ों पर बर्फ़ ज़्यादा रहती है, तो जो पावर की सप्लाई के लिए, पावर बनाने के लिए जो पानी की ज़रूरत होती है वो तो होता नहीं है, तो बर्फ़ ज़्यादा रहती है, उसकी वजह से ये क्वार्टर वीक रहते हैं। लेकिन जैसे ही बर्फ़ पिघलती है और फ्लो तेज़ होता है पानी का, तो वहाँ से उनका जो पावर जनरेशन होता है वो काफ़ी तेज़ हो जाता है। विकास सर, कैसे देख रहे हैं हाइड्रो पावर कंपनीज़ का भविष्य सर इंडिया में? वैसे तो सिक्लिकल होता है, ठीक है, 4-6 महीने का, लेकिन कैसे देखें सर भविष्य इनका?
एनएचपीसी की खासकर बात करें तो बहुत सारा इनका कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। जितनी इनकी बैलेंस शीट पे आप देखोगे, जितनी एसेट्स है उसमें से नियरली 50% से ज्यादा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। तो उस पे आज आपको कोई रेवेन्यू नहीं दिखाई दे रहा है, कोई अर्निंग्स नहीं दिखाई दे रही है, पर ये पूरा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का काफी बड़ा प्रपोर्शन नेक्स्ट 3 या 4 साल में ऑनलाइन आने वाला है, और उसका सब पावर परचेज एग्रीमेंट्स वगैरह इन प्लेस है। तो आपको एक काफी हाई बूस्ट इन रेवेन्यू, एक काफी इंक्रीज फास्ट दिखेगा नेक्स्ट 3 4 साल में। और ये बहुत बड़ा अमाउंट ये डाल रहे हैं। आप एस्टिमेट करो रफली 20-22% का ग्रोथ केगर बेसिस पे 5 6 साल का, अप टू 2032। एकदम क्लियर प्लान है एनएचपीसी के कि 20-22% का ग्रोथ रेट है। तो ये बहुत ही हाई ग्रोथ रेट है, और ये सब ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, ये स्पेक्युलेटिव नहीं है। यस, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में प्रॉब्लम आती है कि भाई एग्जीक्यूशन में 6 महीना आगे पीछे हो सकता है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई कोई प्रोजेक्ट 2027 का है तो वो 28 में नहीं स्पिल ओवर हो सकता है, लेकिन वो सब करके आप 19 से 22% का ग्रोथ रेट, और जो प्राइसिंग है आज वो बहुत ही स्वीट प्राइसिंग है फॉर अ लॉन्ग टर्म होल्डर। तो ये बार बार मौका नहीं मिलता है, ये हमारा व्यू है इस पे। ठीक है, अगला काउंटर जहां पर कि हम बात करेंगे एक्शन कंस्ट्रक्शन। यहां पर भी काफ़ी सवाल आते हैं दर्शकों के। रेवेन्यू कंपनी का 16% बढ़ा, नेट प्रॉफिट 26% बढ़ता हुआ दिखाई दिया, एबिटा भी आ पाया 31%, और एबिटा मार्जिन्स भी ठीक ठाक बढ़े, 180 बेसिस पॉइंट बढ़े हैं एक्शन कंस्ट्रक्शन के। अंशुल जी, ऑन चार्ट्स आपकी क्या स्टडी है इस काउंटर पर? सर इसमें 1550 पे फेल्ड ब्रेकआउट था। लॉन्ग लिक्विडेशन का टारगेट 1186 टेस्ट करके बाउंस कर रहा है। 1332 एक बड़ा रेजिस्टेंस है, वही बॉक्स का हाई भी है। तो अगर 1332 1335 के ऊपर जाके क्लोजिंग करता है ये काउंटर, आज भी वहीं से रिजेक्शन लिया है, तो 1332 1335 निकाल के क्लोज करता है तो फिर इस काउंटर में तेजी डेवलप हो जाएगी 1472 तक। लेकिन अगर ये रिजेक्शन जो आज बना है इसको फॉलो थ्रू मूव मिलता है तो वापस से 1186 तक आते हुए दिख रहा है। मेरे को 70% 1186 दिख रहा है। 30% चांस है कि ये 1332 जाके ब्रेकआउट देगा। तो पहले एक बार 1186 आ रहा है, उसके बाद भले 1332 का ब्रेकआउट दे दे। बिल्कुल, काफ़ी कुछ खबरें, कुछ रिजल्ट्स, इन सभी पर बात हुई, और विकास सर हमारे साथ जुड़े। विकास सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। और पहली बार मुलाकात थी सर, आई होप कि इस तरह की कई मुलाकातें हमारी आगे रहेंगी। थैंक यू वेरी मच सर हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।